आज से 38 साल पहले वक्त ठहर सा गया था। देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके ही घर में गोलियों से छन्नी कर दिया गया था। पूरे विश्व को हिला देने वाले इस घटना को कुछ लोगों ने अपनी आंखों से देखा। उड़ीसा में जबरदस्त चुनाव प्रचार प्रसार करने के बाद इंदिरा गांधी 30 अक्टूबर की शाम दिल्ली पहुंची थी। आमतौर पर जब वो दिल्ली में रहती थी तो उनके घर सफदरगंज रोड पर जनता दरबार लगाया जाता था, लेकिन ये भी एक अघोषित नियम था कि अगर इंदिरा गांधी दूसरे शहर के दौरे से शाम घर देर पहुंचेंगी तो अगले दिन जनता दरबार नहीं होगा। 30 तारीख की शाम को भी इंदिरा से कहा गया कि वो अगले दिन का सुबह का कार्यक्रम रद्द कर दे, लेकिन इंदिरा गांधी ने मना कर दिया। वो आयरिश फिल्म डायरेक्टर पीटर उस्तिनोव से मुलाकात का वक्त दे चुकी थी। एसीपी दिनेश चंद्र भट्ट बताते हैं कि जैसे एक नॉर्मल दिन होता है, जब सुबह उठकर आप जनता से मिलते हैं तो उस दिन आपका बिजी शेड्यूल होता है। उनके इंटरव्यू के लिए बाहर से एक टीम आई हुई थी। पीटर उस्तिनोव आए थे। उन लोगों ने अपना सर्वे किया, ये देखा कि खुली जगह पर इंटरव्यू करना चाहिए। वहाँ दिवाली के पटाखे पड़े हुए थे, उसको साफ करवा कर वैसा इंतजाम करवाया गया जो उसमें कुछ वक्त लग रहा था। दरअसल पीटर इंदिरा गांधी पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे थे। इसी बीच सुबह के 8 बजे इंदिरा गांधी के निजी सचिव आर.के. धवन सफदरगंज रोड पहुंच चुके थे। धवन जब इंदिरा गांधी के कमरे में गए तो इंदिरा गांधी अपना मेकअप करा रही थी। इंदिरा ने पलटकर उन्हें देखा। दिवाली के पटाखों की सफाई को लेकर थोड़ी नाराजगी भी दिखाई और फिर अपना मेकअप पूरा कराने लगे। घड़ी में 9 बज गए थे। लॉन भी साफ हो चुका था और इंटरव्यू के लिए सारी तैयारियां भी पूरी हो चुकी थी। कुछ मिनटों में ही इंदिरा एक अकबर रोड की तरफ चल पड़ी। यहीं पर पेंट्री के पास मौजूद था हेड कांस्टेबल नारायण सिंह। नारायण सिंह की ड्यूटी आइसोलेशनल कैडर में होती थी। 7:30 से लेकर 8:45 तक पोर्ट में ड्यूटी करने के बाद वो कुछ देर पहले ही पेंट्री के पास आकर खड़ा हुआ था। इंदिरा को सामने से आता देख उसने अपनी घड़ी देखी। वक्त हुआ था 9:05। आर.के. धवन भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे। दूरी करीब 3 से 4 फीट रही होगी। तभी वहां से एक वेटर गुजरा। उसके हाथ में कप और प्लेट थी। वेटर को देखकर इंदिरा थोड़ा ठिठकी। पूछा कि ये कहाँ लेकर जा रहे हो। उसने जवाब दिया, इंटरव्यू के दौरान आयरिश डायरेक्टर एक टी शर्ट टेबल पर रखना चाहते हैं। इंदिरा ने उस वेटर को तुरंत कोई दूसरा और अच्छा टी शर्ट लेकर जाने को कहा। ये कहते हुए इंदिरा आगे की ओर बढ़ी। ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल नारायण सिंह के साथ छाता लेकर उनके साथ हो लिया। तेज कदमों से चलती हुई इंदिरा गांधी उस गेट के करीब 11 फीट की दूर पर पहुंच गई, जो सफदरगंज रोड को एक अकबर रोड से जोड़ता है। नारायण सिंह ने देखा कि गेट के पास सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह तैनात था। ठीक बगल में बने संतरी बूथ पे कांस्टेबल सतवंत सिंह अपनी गन के साथ मुस्तैद खड़ा था। आगे बढ़ते हुए इंदिरा गांधी संतरी बूथ के पास पहुंची। बेअंत और सतवंत को हाथ जोड़ते हुए इंदिरा ने खुद कहा नमस्ते। उन्होंने क्या जवाब दिया ये शायद किसी को नहीं पता, लेकिन बेअंत सिंह ने अचानक अपनी दाईं तरफ से 38 बोर की सरकारी रिवॉल्वर निकाली और इंदिरा गांधी पर एक गोली दाग दी। आसपास के लोग भौचक्के रह गए। सेकंड्स के अंदर में बेअंत सिंह ने 2 और गोलियां इंदिरा के पेट में उतार दी। 3 गोलियों ने इंदिरा को जमीन पर झुका दिया। उनके मुंह से बस एक ही बात निकली, ये क्या कर रहे हो। इस बात का भी बेअंत ने क्या जवाब दिया शायद किसी को नहीं पता, लेकिन तभी संतरी बूथ पर खड़े सतवंत की स्टेट गन भी इंदिरा की तरफ घूम गई। जमीन पर नीचे गिरती हुई इंदिरा गांधी पर कांस्टेबल सतवंत सिंह ने एक के बाद एक गोलियां दागनी शुरू की, लगभग हर सेकंड के साथ एक गोली। 1 मिनट से कम वक्त में सतवंत ने अपनी स्टेट गन की पूरी मैगजीन इंदिरा गांधी पर खाली कर दी। स्टेट गन की 30 गोलियां ने इंदिरा के शरीर को भून कर रख दिया। आर.के. धवन बताते हैं कि उस वक्त मैं भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। इंदिरा गांधी जी भी नीचे देख रही थी, मैं भी नीचे देख कर चल रहा था, बात कर रही थी। जैसे ही सिर उठाया तो देखा बेअंत सिंह जो गेट पर खड़ा था उससे अपनी रिवॉल्वर से गोलियां चलाना शुरू कर दी। हेड कांस्टेबल नारायण सिंह हो या आर.के. धवन, सब हक्के बक्के थे। वक्त जैसे थम गया था, दिमाग में खून जमने जैसी हालात थी। तभी बेअंत सिंह आर.के. धवन की ओर देखकर कहा, हमें जो करना था हमने कर दिया, अब तुम जाओ, जो करना चाहो वो करो। वहाँ मौजूद सभी लोग एक झटके के साथ होश में आए। आर.के. धवन के मन में एक ही बात आई, इंदिरा को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए। वो जोर से चीखे, एम्बुलेंस। उनकी बात का किसी ने जवाब नहीं दिया। पास में खड़े एसीपी दिनेश चंद्र भट्ट ने तुरंत बेअंत और सतवंत को काबू में ले लिया। उनके हथियार जमीन पर गिर गए। उन्हें तुरंत पास के कमरे में ले जाया गया। एसीपी दिनेश चंद्र भट्ट कहते हैं कि उस वक्त जो हो सकता था वही किया गया, लेकिन वो क्योंकि इतना अचानक और अनएक्सपेक्टेड था कि उसको रिकॉल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब तक छाता लेकर भौचक्का खड़ा रहा हेड कांस्टेबल नारायण सिंह भी हरकत में आया। उसने छाता फेंका और डॉक्टर को बुलाने के लिए दौड़ पड़ा। एक अकबर रोड के लॉन में इंदिरा गांधी इंतजार करते हुए आयरिश टेरिगर की फायरिंग की आवाज अजीब सी लगी। फिर उन्हें लगा कि शायद एक बार फिर दिवाली के पटाखे फोड़े गए हैं। डायरेक्टर पीटर उस्तिनोव वहीं इंदिरा गांधी का इंतजार करते रहे।
इधर आर के धवन ने इंदिरा को उठाने की कोशिश की, तभी बुरा तरह घबराई सोनिया गांधी भी वहां पहुंच गई। तब तक कई दूसरे सुरक्षाकर्मी भी गेट के पास पहुंच गए। धवन और सोनिया ने मिलकर इंदिरा को उठाया। आर के धवन बताते हैं कि उस वक्त तो यही दिमाग में काम किया कि उनको एकदम से अस्पताल ले जाया जाए। मैंने उस वक्त तक एम्बुलेंस जो वहां रहती थी उसे बुलाया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई। पता चला कि उसका ड्राइवर चाय पीने गया हुआ था। एम्बुलेंस के पहुंचने पर कोई संभावना नहीं थी। इससे सोनिया, आर के धवन और बाकी सुरक्षाकर्मी इंदिरा को लेकर एक सफेद एम्बेसडर कार तक पहुंच गए। तय हुआ कि कार से ही इंदिरा गांधी को एम्स लेकर जाया जाएगा। इंदिरा गांधी का सिर सोनिया ने अपनी गोद में रखा। उनके शरीर से लगातार खून बह रहा था। इस बीच उस कमरे से एक बार फिर फायरिंग की आवाज आई, जिसमें सुरक्षाकर्मी बेअंत और सतवंत को लेकर गए थे। यहाँ बेअंत ने एक बार फिर हमला करने की कोशिश की थी। उसने अपनी पगड़ी में छिपाए चाकू को बाहर निकाला। बेअंत और सतवंत दोनों ने इस कमरे में भागने की कोशिश की, लेकिन जवाबी कार्यवाही में सुरक्षाकर्मियों ने बेअंत को वहीं ढेर कर दिया। सतवंत को 12 गोलियां लगी, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। गोलियों का शोर थमा तो एक और शोर हुआ, उस सफेद एम्बेसडर के स्टार्ट होने की आवाज, जिसमें इंदिरा गांधी को लिटाया गया था। सोनिया एकटक इंदिरा की तरफ देख रही थी। दूर खड़े आयरिश फिल्म मेकर पीट उत्सीनेव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। सुरक्षाकर्मी तेजी के साथ एक तरफ से दूसरी तरफ भाग रहे थे। लॉन में हड़कंप मचा हुआ था। पीटर उत्सीनेव ने एक इंटरव्यू में कहा है, उस वक्त एक अकबर रोड की चिड़िया और गिलहरियां भी अजीब बर्ताव कर रही थी। 60 मिनट के अंदर 2 बार फायरिंग की जोरदार आवाज के बावजूद भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। उन परिंदों को जैसे पता था कि गोलियां उन्हें निशाना बनाकर नहीं मारी गई। बीबीसी संवाददाता सतीश जैकब के हाथ अब एक पुख्ता खबर थी कि भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को गोली मारी गई है। इस खबर के साथ वो तुरंत एम्स के बाहर आए। इधर 8वीं मंजिल के ऑपरेशन थिएटर में वेणुगोपाल और बाकी डॉक्टरों ने देखा कि गोलियों ने इंदिरा गांधी के लीवर को फाड़ दिया है। छोटी आंत, बड़ी आंत और एक फेफड़े को भी गोलियों ने बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है। उनकी रीढ़ की हड्डी में भी गोलियां धंसी हुई हैं। जो एक चीज पूरी तरह से सुरक्षित थी वो था इंदिरा का दिल। डॉक्टर वेणुगोपाल कहते हैं कि पहले तो एक ही मकसद था, उन्हें बचाने के लिए। जहां से खून बाहर आ रहा है उनके सारे कंट्रोल करना था। वो 4-5 घंटे लगे उनको कंट्रोल करने में। इसी टाइम पर उनका हार्ट फंक्शन, ब्रेन फंक्शन ठीक करने के लिए मशीन पर लगाया गया। तापमान भी कम कर दिया गया था उनको बचाने के लिए, लेकिन इंदिरा गांधी का शरीर उनका साथ छोड़ रहा था। डॉक्टर बड़ी बारीकी के साथ उनके शरीर के 7 गोलियां निकाल चुके थे। वक्त निकलता जा रहा था। डॉक्टरों के सामने एक मुश्किल इंदिरा का O नेगेटिव ब्लड ग्रुप भी था। इंदिरा को बचाने के लिए संघर्ष में डॉक्टरों ने 88 बोतल O नेगेटिव खून चढ़ाया। डॉक्टर वेणुगोपाल कहते हैं कि जितना कुछ हो सकता था। ब्लड बैंक ऑफिसर ने भी काफी कोशिश की। 80 से ज्यादा बोतल लाए वो। O नेगेटिव और A नेगेटिव मिलाकर दिए गए। बहुत कोशिश की ताकि जितनी बिल्डिंग हुई उसको रिप्लेस किया जा सके, लेकिन ये 88 यूनिट खून भी बहुत काम न आया। एक तरफ से इंदिरा गांधी सिर्फ मशीन के भरोसे जिंदा थी। ये वो वक्त था जब भगवान का दर्जा पाने वाले डॉक्टरों ने भी हथियार डाल दिए थे। डॉक्टर वेणुगोपाल कहते हैं कि ये सब करने के बाद जब ब्लीडिंग बंद कर दी गई तो फिर उनका हार्ट फंक्शन चालू करने की कोशिश की। जब वो बहुत देर बाद भी नहीं हुआ तो फिर उसी वक्त हमने थोड़ी देर मशीन पर रखकर फिर फैसला करना था। फैसला बहुत मुश्किल था, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता। ऑपरेशन थिएटर के बाहर कांग्रेस के दिग्गजों की भीड़ लगी हुई थी। वो मान चुके थे कि अब इंदिरा गांधी का बचना मुमकिन नहीं है। उधर ऑपरेशन थिएटर के बगल वाले कमरे में एक और जद्दोजहद चल रही थी। इंदिरा की मौत के बाद कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री। राजीव गांधी पश्चिम बंगाल में अपना दौरा रद्द कर दिल्ली पहुंच चुके थे। सभी की राय थी कि राजीव गांधी को ही देश की सत्ता सौंपी जाए, लेकिन सोनिया गांधी अड़ी हुई थी कि राजीव ये बात कतई मंजूर न करे। आखिरकार राजीव ने सोनिया को कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनूं या ना बनूं, हर सूरत में मुझे मार दिया जाएगा। राजीव के इस जवाब के बाद सोनिया ने कुछ नहीं कहा। आखिरकार दोपहर 2:23 पर आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया गया कि इंदिरा गांधी की मौत हो चुकी है। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर्स इंदिरा गांधी का पोस्टमार्टम करने के लिए फॉरेंसिक विभाग से CT डोगरा को भी बुला चुके थे। डॉक्टर TD डोगरा कहते हैं कि उस वक्त दोपहर के 2:10 हो रहे थे। मुझे बुलाकर बताया गया कि इंदिरा गांधी की मौत हो चुकी है। वहाँ इतनी ज्यादा भीड़ थी कि मुझे लगा ऑपरेशन थिएटर का शीशा तोड़कर भीतर घुसाएंगे। हड़बड़ी में मैं अपने दस्तानों को पहनना भी भूल गया। मेरे सामने चुनौती थी कि उनकी बुरी तरह जख्म शरीर पोस्टमार्टम के बाद और ना बिगड़े। उनके शरीर पर गोलियों के 30 निशान थे और कुल 31 गोलियां इंदिरा के शरीर से निकाली गई। इस वक्त तक एम्स के बाहर भी हजारों लोगों की भीड़ उमड़ आई थी। पुलिस वालों के लिए उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा था। हर तरफ इंदिरा गांधी के नारे गूंज रहे थे। हालत ये हो गए थे कि इंदिरा के समर्थकों को संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा था। लोग इंदिरा की मौत की खबर से बुरी तरह सन्न थे और उतना ही ज्यादा गुस्सा भी फूट रहा था। हालात ये थे कि वियना के दौरे से लौटकर सीधे एम्स पहुंचे राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह की कार पर भी पथराव किया गया। ये बहुत बड़े तूफान की आहट थी। लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इंदिरा को कोई भी ताकत हरा सकती। यही भीड़ थी वो जब रोते रोते थक गई तो उसने जगह गुस्से का रूप ले लिया। ये गुस्सा आगे क्या करने वाला था इस बात का किसी को एहसास भी नहीं था। सुबह से लेकर अब तक बहुत कुछ बदल चुका था। मैंने देखा कि एम्स में एक अजीब सा तनाव बढ़ता जा रहा है। सैकड़ों की तादाद में वहां सिख भी आए थे। पहले इंदिरा गांधी अमर रहे किनारे भी लग रहे थे,
लेकिन धीरे धीरे वो एम्स से हटने लगे। राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह के कार के ऊपर पथराव के बाद इन नारों की गूंज एम्स के आसपास के इलाकों में फैलती जा रही थी। दोपहर ढलते ढलते एम्स के वापस लौटते लोगों ने कुछ इलाकों में तोड़फोड़ भी करना शुरू कर दिया। हॉस्पिटल के पास से गुजरती हुई बसों में सिखों को खींच कर बाहर निकाला जाने लगा। दिल्ली में बरसों से रह रहे इन लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि कभी उनके खिलाफ गुस्सा इस कदर फूटेगा। धीरे धीरे बसों से सिखों को खींचकर निकालकर सिलसिला पूरी दिल्ली में फैल गया, लेकिन लोगों का गुस्सा यही नहीं थमा। पहला हमला 5:55 पर हुआ विनयनगर इलाके में। यहाँ एक सिख लड़के को बुरी तरह पीटने के बाद उसकी बाइक को आग लगा दी गई। इस आग में पूरी दिल्ली धड़कने जा रही थी। उस वक्त के हालात का अंदाजा लगाना मुश्किल था। एक के बाद एक दुकानों के शटर गिर रहे थे। इंदिरा की मौत की घोषणा के बाद पूरे के पूरे बाजारों में सन्नाटा पसर गया था। सड़कों पर चल रही थी गाड़ियां न जाने कहां गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे कर्फ्यू लगा दिया गया। लेकिन इस सन्नाटे के बीच सिख विरोधी नारे लगातार बढ़ते जा रहे थे। 31 अक्टूबर के सूरज ने दिन भर में बहुत कुछ देख लिया था। डूबते सूरज की लाल रोशनी भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी, लेकिन सूरज के डूबने के बाद भी लाल रोशनी खत्म नहीं हुई। जलते घरों से, गाड़ियों से दिल्ली रात में भी लाल थी। इंदिरा गांधी की मौत का कारण गोली लगना बताया जाता है, लेकिन सच तो ये है कि सांप्रदायिक आग ने इंदिरा गांधी को जला दिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार ने इंदिरा गांधी की जान ली।